जय हिंद साथियों। विराट ज्ञान में पुनः स्वागत है। साथियों, आज प्राचीन भारत का इतिहास का यह दूसरा वीडियो है। पहला वीडियो मैं डाल चुका हूं, आज मैं दूसरा वीडियो डालने वाला हूं। भारत को अगर जानना है तो भारत के इतिहास को जानना होगा, और भारत के इतिहास को 3 पार्ट में बांटा गया है: प्राचीन भारत का इतिहास, मध्य भारत का इतिहास और आधुनिक भारत का इतिहास। तो चलिए, प्राचीन भारत के इतिहास का यह दूसरा वीडियो लेकर के हम आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल है साथियों, इसमें वन लाइनर क्वेश्चन है। क्वेश्चन में नहीं बना पा रहा हूं, इसलिए वन लाइनर क्वेश्चन जो मेरे पास पीडीएफ है वही मैं डाल रहा हूं, इसी से आगे हम लोग करेंगे। हड़प्पा पुरास्थलों की खुदाई से प्राप्त कलाकृतियों में कौन सी सर्वोत्तम है? मुहर। क्या मिली कलाकृति में? मुहर मिली। उस समय डिजाइन किया हुआ मुहर, जिस प्रकार का मुहर उन्हें जरूरी था वो मुहर बना करके यूज करते थे। इसीलिए सबसे बड़ी चीज, हम लोगों को लग रहा था कि मुहर हम लोग आज यूज करते हैं, प्रभारी प्रधानाध्यापक बने हुए हैं तो वो यूज कर रहे हैं, बैंक में जरूरी है, और सारे पदाधिकारी के पास अपनी अपनी मुहर होती है। लेकिन आश्चर्य की बात है कि आज से 5000 वर्ष पहले या कुछ जितना हजार वर्ष पहले हो, उस समय भी मुहर थी। ये सबसे बड़ी चीज है। इसका मतलब उस समय भी वेल डेवलप्ड जो हमारा सोसाइटी था वो था। चलिए, दूसरा है, कांसे की बनी एक नर्तकी की छोटी मूर्ति किस हड़प्पा पुरास्थल से प्राप्त हुई है? मोहनजोदड़ो से। कांसे की बनी एक नर्तकी की मूर्ति, देखिए कांसे की बनी, कांसा की मूर्ति आज हम लोग भगवान श्री कृष्ण का, भगवान शंकर का, विष्णु का, जो भी मूर्ति हम लोग लेके मंदिर से आते जाते हैं, मंदिर में लेके जाते हैं, घर में लाके पूजा पाठ करते हैं। लेकिन आश्चर्य इस बात का होगा कि उसमें भी कांसे की बनी एक नर्तकी, एक लड़की जो है वो डांस करती हुई एक मूर्ति है, वो भी हमें मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई। ये भी आश्चर्यजनक की बात है। हड़प्पा कालीन स्थलों से प्राप्त मिट्टी की मूर्तियां अधिकांशतः किनकी है? हड़प्पा कालीन जो कलाकृति है उसमें मूर्तियां जो अधिकांशतः है वो किसकी है? नारी की है, पुरुष की नहीं। इसलिए देखिए न, उस समय समाज जो था हमारा वो नारी मातृसत्तात्मक था, माने माँ के नाम से सब नाम लिया जाता था। जैसे उस समय का कुछ नाम देखिए, देवकी पुत्र कृष्ण, है ना, देवकी पुत्र कृष्ण। ये आप कहीं भी नहीं देखिएगा कि आपका जो है सो पिता के नाम से वहां संबोधित होता था, है ना। कुंती पुत्र अर्जुन, इसका मतलब मातृसत्तात्मक परिवार था। मातृसत्तात्मक परिवार इसका मतलब नारी बेस्ड परिवार था, इसलिए नारी की ज्यादा मूर्तियां मिलती थी। हड़प्पा सभ्यता की लिपि के विषय में जानकारी किनसे मिलती है? ये मुहर से। मुहर से पता चल जाता है कि कैसी वहाँ की भाषा थी, आखिर लिखने की जो कला थी, लिखते कैसे थे, किस प्रकार से, और उस मुहर से पता चल जाता है कि आखिर वहाँ की भाषा या लिपि कैसी थी। जैसे अभी हम लोगों की लिपि कैसी है, हिंदी जो है वो देवनागरी है, तो वो उस समय पता चल जाता था, और इंग्लिश है तो रोमन है, तो उस समय पता चलता था कि जो मुहर है, मुहर के आधार पर हम पकड़ लेते थे कि आखिर लिपि क्या थी। हड़प्पा वासियों की लिपि कैसी थी? भाव चित्रात्मक। भाव चित्रात्मक क्या होता है साथियों? ये बहुत बड़ी चीज है, जानिए। भाव चित्रात्मक मतलब देखिए इस प्रकार से, ऐसे 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 करके फिर ऐसे दिखा देते थे, ऐसे दिखा देते थे। मैंने चाइनीज वाला लैंग्वेज, थोड़ा सा ईज लैंग्वेज अभी ज़्यादा चाइना में चला हुआ है, ये चाइनीज लैंग्वेज इसी तरह भाव चित्रात्मक है। देखते हैं, ऐसे किया हुआ रहेगा और फिर ऐसे ऐसे किया हुआ रहेगा, ऐसे ऐसे करल रहेगा, फिर ऐसे करल रहेगा, है ना। इस प्रकार से भाव चित्रात्मक, यही चित्र थी उस समय भी। तो इस चाइना में आप प्रचलित है, भारत में नहीं है। अगला सवाल है साथियों, देखिए यहाँ पे है, हड़प्पा या सिंधु लिपि सर्वप्रथम कब प्रकाश में आई? 1853 में जब खुदाई होने लगी उस समय ये लिपि आई, और इस लिपि को अध्ययन करने का काम जो है सो यहाँ पे बड़े पैमाने पर हुआ। बहुत विद्वान लोग जो इतिहासकार हुए हैं, बड़े बड़े विद्वान जो हुए हैं, वही पढ़ पाए, और पढ़ने के बाद उनकी भाषा समझ में आई, बहुत अध्ययन करना पड़ा, तब समझ में आया कि ये लिखा हुआ है। संपूर्ण सिंधु लिपि कब प्रकाश में आई? 1923 में। क्योंकि जानते हैं 1921-22 में इसी समय जो खुदाई दयाराम साहनी और अखालदास बनर्जी जी किए थे, तब ये पता चला था। इसलिए संपूर्ण सिंधु लिपि कब प्रकाश में आई? तो 1923 में आ गई कि इसकी इतनी लिपि है, सिंधु सभ्यता की इतनी लिपि है। चलिए, सिंधु लिपि किस ओर लिखी जाती है? देखिए हम लोग लिखते हैं ना, राम घर जाता है, ठीक है। तो यहाँ से हम लेफ्ट से राइट, मतलब बायां से दाएं की ओर जा रहे हैं, ये अंतिम कर जाता है, फिर यहाँ से शुरू करते हैं, फिर यहीं से शुरू करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। और उर्दू में क्या है? उर्दू में देखिए, उर्दू जो आप लिखते हैं, है ना, उर्दू जो हमारे भाई साहब लिखते हैं, वो जो ऐसे ऐसे करके लिखते लिखते, ठीक है, ऐसे ये बायां चलाते हैं, फिर ऐसे, लेकिन इसमें ई गजब का था। मैंने अभी जो सब जो रोमन लैंग्वेज हो गया, जैसे कि राम इज गोइंग टू पटना, जो भी है सबसे लेफ्ट से राइट या तो राइट से लेफ्ट है। लेकिन इसका एक बहुत बड़ा खासियत था कि ये दाएं से बाएं, मतलब पहले दायां से बायां लौटता था, और फिर बायां से दाएं, मतलब हाथ को उठाना नहीं है, फिर यहाँ नहीं आना है, यहीं बाएं से दाएं चल जाना। ये बहुत बड़ी खूबसूरती थी, दोनों तरफ से लिखी जाती थी। चलिए दोनों तरफ से लिखी जाती थी।
बहुत बड़ी चीज। हड़प्पा सभ्यता में किसकी उपासना सर्वाधिक होती थी? मातृ देवी की। हड़प्पा सभ्यता में किसकी उपासना सर्वाधिक होती थी? मातृ देवी। माँ से संबंधित था मातृ देवी। किन हड़प्पा पुरास्थलों से यज्ञ, हवन कुंड व अग्नि कुंड वेदियां प्राप्त हुई है? देखिए हड़प्पा, लोथल, कालीबंगा, जैसे ये सब हड़प्पा सभ्यता की जगह अलग अलग हैं। जैसे आपको बतेवे किए थे भारत ये है ना, ये जो है सो इस तरह करके जो भारत की जो मानचित्र आप लेके चलते हैं, थोड़ा सा मानचित्र, तो ये यहाँ ये तो ये यहाँ से लेकर के ये पूरा एरिया कवर था। जैसे पाकिस्तान, भारत का जो क्षेत्र है ना, गुजरात, हालांकि सबसे ज़्यादा गुजरात में है ये, एक तरह से बहुत ज़्यादा वहाँ पे आपको मिलेगा। महाराष्ट्र भी है आपका, उत्तर प्रदेश है, बिहार है, सब चीज़ में इन्वॉल्व है। तो ये सब अलग अलग जगह का नाम है। हड़प्पा भी हड़प्पा सभ्यता का है, लोथल भी है, कालीबंगा भी है। तो ये अग्निकुंड, हवन एवं अग्निकुंड जो है ये तीनों जगह से मिला था। किस हड़प्पा कालीन पुरास्थल से प्राप्त एक मुद्रा में शिव के आदि रूप या पाशुपत रूप को चित्रित किया गया? मोहनजोदड़ो में एक मुद्रा मिला था, मैंने पैसा मिला था, रुपया मिला था, जो हम लोग रुपया बना, जो अभी है हमारे पास मुद्रा, जैसे हम लोग पास सिक्का है, तो सिक्का में क्या चाहे नोट है, उसमें गांधी जी का चित्र है ना, उसी तरह। तो शिव के आदि रूप या पाशुपत रूप का इसमें चित्रण मिला था, ये मिला था मोहनजोदड़ो से। हड़प्पा वासियों का पवित्रम वृक्ष था पीपल। देखिए उसमें पवित्रम वृक्ष क्या था? पीपल था। पीपल के नीचे बैठकर सभी जो है सो आराम से, मैंने उसमें हवा बढ़िया से मिलती थी, इसलिए सबसे ज़्यादा पवित्र वृक्ष पीपल था। अगला आइए देखिए, अगला सवाल है, देखिए हड़प्पावासी किस पशु को सर्वाधिक पवित्र मानते थे? कुबड़ सांड। कुबड़ सांड किसे कहते हैं? जैसे कि देख लीजिए, ये जो है आपका, है ना, ये आपका जो सांड होता है ना, ये यहाँ देखिए इतना जो इसका पुट जो निकला हुआ था, ये कुबड़ जो निकला हुआ था, इसी को कुबड़ सांड बोला जाता है। ठीक है, यही कुबड़ सांड है। तो ये जो ज़्यादा ऊंचा जिसका होता था उसी को ही पवित्र मानते थे उसमें। किस हड़प्पा स्थल से पुजारी को प्रस्तर मतलब पत्थर की मूर्ति प्राप्त हुई है? हड़प्पा से पुजारी को प्रस्तर मतलब पुजारी को ही पत्थर की मूर्ति है, पुजारी की पत्थर की मूर्ति प्राप्त हुई है। देखिए एक चीज़ है, अभी जब मंदिर जाइएगा, अभी मंदिर जब जाते हैं, भगवान शिव का मंदिर है चाहे जो भी मंदिर है, ठीक है, वो मंदिर जाते हैं, सब देख रहे हैं। यहाँ पे देख लीजिएगा सामने में हाथ जोड़े हुए, ठीक है, ये इस तरह से मिलेगा आपको, ठीक है, इस तरह से मिलेगा, सामने हाथ जोड़े हुए। तो ये पुजारी है, दोनों तरफ से मिलता है, हाथ जोड़े हुए चित्र है वो, तो इसी को पुजारी कहते हैं। तो उस समय पुजारी का जो चित्र मिला था, है ना, तो ये जो है सो आपको पत्थर की पुजारी की मूर्ति हड़प्पा से मिली थी। हड़प्पा समाज किस प्रकार का था? मातृसत्तात्मक। अभी हम चर्चा किए। भारतीय प्रागैतिहासिक पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? अलेक्जेंडर कनिंघम को। भारतीय प्रागैतिहासिक मतलब जिसमें आधा जाने आधा नहीं, आधा लिखी हुई बिना लिखी हुई, ये सब जो प्राप्त हुई है पुरातत्व, मैंने सब कोई लिखित नहीं मिला है, लेकिन उसको अलेक्जेंडर कनिंघम जो है सो अध्ययन किए हैं और वो जानने की कोशिश किए हैं कि आखिर क्या लिखा हुआ था। भारत में स्वतंत्रता के बाद सर्वप्रथम किस हड़प्पा पुरास्थल की खुदाई की गई थी? रोपड़ की। स्वतंत्रता के बाद जो है सो ये रोपड़ की खुदाई की गई। अगर नहीं तो और सबसे ज़्यादा जो सब था, जैसे 1921 से ही जो शुरू हुआ, तो और ज़्यादा तो खुदाई हो गई, लेकिन 1947 में हमारा देश जब आज़ाद हुआ उसको रोपड़ की खुदाई की गई है। चलिए, रोपड़ की खुदाई की गई है। अगला सवाल है साथियों, देखिए स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हड़प्पा सभ्यता के सर्वाधिक स्थल भारत के किस राज्य में खोजे गए हैं? गुजरात में। देखिए स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हड़प्पा सभ्यता के सर्वाधिक स्थल भारत के किस राज्य में खोजे गए हैं? तो गुजरात में। चलिए अगला सवाल है, भारत में स्थित सबसे बड़ा हड़प्पा पुरास्थल है धोलावीरा। भारत में स्थित सबसे बड़ा हड़प्पा पुरास्थल धोलावीरा है। धोलावीरा जगह जो है बहुत ही बड़ा है और यहाँ बहुत सारा चीज जो है सो प्राप्त हुई है। किस हड़प्पा पुरास्थल को मृतकों या मुर्दों का टीला या सिंध का नखिलस्थान उपनाम से भी जाना जाता है? मोहनजोदड़ो को। देखिए इसका अर्थ ही होता है मृतकों का टीला, मुर्दों का टीला या मृतकों का टीला। इसीलिए किस हड़प्पा पुरास्थल को मृतकों या मुर्दों का टीला के नाम से जाना जाता है? तो मोहनजोदड़ो हो जाएगा। हड़प्पा सभ्यता को किस युग की सभ्यता माना जाता है? कांस्य युग। हड़प्पा सभ्यता को किस युग की सभ्यता माना जाता है? कांस्य युग। यहाँ पे कांसा बहुत ज्यादा प्रचलित था, कांस्य युग। चलिए कांस्य युग। और देखिए अगला सवाल है साथियों,
यहाँ पे किन हड़प्पा पुरास्थलों से घोड़े की हड्डियां प्राप्त हुई है? लोथल, सुरकोटदा और कालीबंगा। यहाँ से घोड़े की हड्डियां देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लोथल, सुरकोटदा व कालीबंगा यहीं से प्राप्त हुई है। लोथल, सुरकोटदा और कालीबंगा घोड़े की हड्डियां। किस हड़प्पा पुरास्थल को लघु हड़प्पा कहा जाता है? लोथल को। इसे लघु हड़प्पा कहा जाता है। मतलब हड़प्पा तो पूरा है ही था, पाकिस्तान भारत सब मिला करके, गुजरात यहाँ तक कि कुछ कुछ क्षेत्र जो है सो यहाँ बिहार में भी है। तो ये जो है सो आपका, लेकिन लघु हड़प्पा के नाम से कौन जाना जाता है? तो लोथल जाना जाता है। सर्वप्रथम किसने सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता नाम दिया? सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता सर जॉन मार्शल ने दिया था। सर जॉन मार्शल ने दिया था कि सिंधु सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता भी दिया था। विद्वानों ने वैदिक काल का विभाजन कितने भागों में किया है और कौन कौन है? 2 भाग में, ऋग्वेदिक काल, उत्तर वेदिक काल। देखिए जो वेद जो लिखा गया उससे पूर्व उसमें उसको कहते हैं वेदिक काल, और जो वेद लिखने के बाद का समय है वो कहा जाता है उत्तर वेदिक काल। मतलब वेद जब लिखा गया उसके बाद के काल को उत्तर वेदिक काल कहते हैं। तो 2 भाग में बांटा गया है। चलिए अगला सवाल है साथियों, जिस काल में ऋग्वेद की रचना उसे क्या कहते हैं? ऋग्वेदिक काल। जिस काल में ऋग्वेद की रचना हुई, तो ऋग्वेद की रचना जो हुई है, तो जानवे करते हैं कि वेद 4 हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, है ना। तो ये 4 है, लेकिन सबसे पहला जो लिखा गया, सबसे पुराना जो वेद है हमारा वो है ऋग्वेद। तो ऋग्वेद जो लिखा गया है कब से कब के काल को ऋग्वेदिक काल कहा जाता है? 1500 से 1000 ईस्वी पूर्व। 1500 से 1000 ईस्वी पूर्व के काल को कहा जाता है ऋग्वेदिक काल। इसी समय ऋग्वेद की रचना हुई है। सबसे पुराना वेद है, इसी समय ऋग्वेद की रचना। इस वेद में, इसको जान लीजिए, इस वेद में 10 मंडल हैं, 1028 सूक्त हैं, 1028 सूक्त हैं, और 10,462 ऋचाएँ हैं, मतलब इसमें श्लोक हैं, 10,462 श्लोक हैं इसमें, है ना। और इसी में जो है सो इस वेद की चर्चा जब हम लोग करेंगे उसमें देखेंगे, इस वेद में ही आप देख लीजिए यहाँ पे जो है सो 10वें मंडल में पुरुष सूक्त का चर्चा है, जिसमें कि क्षत्रिय, वैश्य, है ना, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र की चर्चा है। उसमें 4 चतुष्वर्णिक समाज की चर्चा है। और उसके बाद अगर यदि आप आवे नवा में जो है सोम देवता का चर्चा है। 9वें जो मंडल है उसमें सोम देवता का है। 8वें मंडल में जो है सो आपका जो पृथ्वी की ये सूर्य देवता सावित्री के लिए आपका जो ये जो हम लोग मंत्र, जो गायत्री मंत्र की चर्चा है, तो इस पर जो चलेंगे उसमें इस पर चलेंगे। तो अभी हम तत्काल देख लेते हैं कि सबसे जो समय जो इसका ऋग्वेदिक काल का है वो 1500 से 1000 ईस्वी पूर्व है। 1500 से 1000 ईस्वी पूर्व। आइए इसमें अगला सवाल है साथियों, जिस काल में ऋग्वेद के अतिरिक्त अन्य 3 वेदों, ब्राह्मण ग्रंथों, आर्यकों तथा उपनिषदों की रचना हुई, इसे क्या कहा जाता है? उत्तर वेदिक काल। देखिए अब ऋग्वेदिक काल हो गया 1500 से 1000, और 1000 से 600 हो गया आपका उत्तर वेदिक काल। यहाँ पे क्या हुआ? वेद की रचना होने के बाद जिस काल में ऋग्वेद के अतिरिक्त अन्य 3 वेदों, ब्राह्मण ग्रंथों, आर्यकों तथा उपनिषदों की रचना हुई, उसे कहा जाता है उत्तर वेदिक काल। उत्तर वेदिक काल का समय कब है? 1000 से 600 ईस्वी पूर्व। 1000 से 600 ईस्वी पूर्व उत्तर वेदिक काल का समय है। चलिए अगला सवाल है, इसमें देख लेते हैं साथियों। यहाँ देख लीजिए, ऋग्वेदिक कालीन भारत के निवासियों को क्या कहा जाता था? आर्य। उसमें जो भारत का निवासी था ऋग्वेदिक कालीन का, उसको कहा जाता था आर्य। आर्य मतलब श्रेष्ठ। आर्यों के मूल निवास संबंधी सर्वाधिक मान्य सिद्धांत के अनुसार आर्यों का मूल निवास कहाँ था? मध्य एशिया, बैक्ट्रिया मध्य एशिया में इनका निवास स्थान था। कहाँ था? मध्य एशिया में। चलिए, आर्यों के मूल निवास संबंधी सर्वाधिक मान्य सिद्धांत मध्य एशिया का सिद्धांत किस विद्वान के द्वारा दिया गया है? प्रोफेसर मैक्स मुलर के द्वारा। देखिए आर्य जो थे वो मध्य एशिया के निवासी थे और बैक्ट्रिया के निवासी थे, और उनका जो आर्यों के मूल निवास संबंधी सर्वाधिक मान्य सिद्धांत जो दिया है मध्य एशिया का सिद्धांत, उसको दिया है प्रोफेसर मैक्स मुलर साहब ने। आर्य शब्द तथा आर्यों के विषय में सर्वाधिक जानकारी किससे मिलती है? ऋग्वेद से। आर्यों के विषय में सर्वाधिक जानकारी मिलती है ऋग्वेद से। चलिए ऋग्वेद पढ़ेंगे तो आर्यों के बारे में जानना शुरू हो जाएगा। चलिए, आर्य शब्द का मूल अर्थ क्या है? श्रेष्ठ या, है ना, अच्छा वंश, उच्च वंश। श्रेष्ठ या उच्च वंश, आर्य का मतलब होता है श्रेष्ठ या उच्च वंश। चलिए, आर्यों की भाषा क्या थी? संस्कृत। आर्यों की भाषा क्या थी? अब आर्य में हम लोग चले आते हैं। जो आर्य जो है सो भारत में जो श्रेष्ठ हैं वो आर्य में चले आते हैं। आर्य के अंतर्गत भारत आज जो जिस स्थिति में है वहाँ आर्य का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। चलिए, भारत आने वाले आर्य क्या कहलाए? इंडो आर्य मतलब भारत और आर्य दोनों मिक्स हो गए यहाँ पे।
आज भारत में सबसे पहले कहाँ बसे? पंजाब, सप्त सिंधु प्रदेश में, पंजाब सप्त सिंधु प्रदेश में आर्य सबसे पहले आकर के बस गए। वैदिक समाज कितने वर्गों में विभाजित था? कौन कौन है? 4 वर्णों में, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। यही जो है सो 10वें मंडल में चर्चित है, ऋग्वेद के 10वें मंडल में यही चर्चित है। ये आया कहाँ से? जान लीजिए, सबसे पुराना आपका जो है सो जाके पढ़ना पड़ेगा आपको ऋग्वेद। ऋग्वेद में ये लिखा हुआ है, पुरुष सूक्त में ये लिखा हुआ है, चतुर्वर्णीय समाज, जहाँ पे ब्राह्मण को कहा गया है कि ब्रह्मा के मुख से निकला है, क्षत्रिय को कहा गया है कि ब्रह्मा के भुजा से निकला है, और वैश्य को कहा गया ब्रह्मा के जंघा से निकला है, और शूद्र को कहा गया ब्रह्मा के चरण से निकला है। इसको यूं समझिए कि जो मुख से उच्चारण करता हो, मुख से मंत्र पढ़ता उसको ब्राह्मण कहा, ब्रह्मा उन्मा से यहाँ पे निकला है, इसी बात कुछ नहीं है। क्षत्रिय मैंने ताकत जो दिखाता हो अपने बाहुबलों से उसको भुजा का दिया, और वैश्य मैंने जंघा के बल पर जो काम करने वाला हो, खड़े खड़े दिन भर खेती करने वाला हो, जो दुकान चलाने वाला हो बैठ करके, मैंने अपने जंघा के बल पर जो काम करता है उसे वैश्य का दिया। और शूद्र मैंने अपने पैर से जो ज़्यादा काम करता हो, जैसे मान लीजिए उस समय क्या था शूद्र, उसमें तो हमारा जन्म के आधार पर जो समाज था, है ना, अब हो गया उसमें कर्म के आधार पर समाज था, लेकिन अब हो गया जन्म के आधार पर। तो उस समय क्या था कि जो शूद्र है उनके लिए छोटी छोटी और निचले स्तर के काम को दी जाती है, जैसे मान लीजिए नाली साफ करना, है ना, चप्पल बनाना, बाथरूम साफ कर देना, ये सब चीज़ दिया जाता था, जो कि चरण से वो करते थे, मैंने अपने चरण के बल पर। तो इसीलिए इस समाज को चतुर्वर्णीय समाज कहा। और ये अब है जन्मजात। अब जन्मजात के आधार पर ब्राह्मण अपने जन्म के, बच्चा उसका मूर्ख भी हो लेकिन फिर भी वो ब्राह्मण कहलाएंगे। क्षत्रिय अगर बहुत बल नहीं हो, उनके बच्चा अगर यदि बहुत कमजोर हो, बहुत डराऊ हो, डरने वाला हो, फिर भी वो क्षत्रिय कहलाते हैं। और वैश्य में जो है वो बिजनेस नहीं करना जान रहा हो, खेती नहीं करना जान रहा हो, फिर भी वैश्य कहलाए जाते हैं। शूद्र में भी बच्चे जो अगर इंजीनियर डॉक्टर भी हैं तो आज हम लोग उसको शूद्र कह देते हैं, ये गलत चीज़ है। वो चूंकि बच्चा जो जिस लायक है उसको ब्राह्मण, अगर बच्चा शुद्ध उच्चारण कर ले रहा है शूद्र का बच्चा भी, तो वही ब्राह्मण कहलाएगा। क्यों नहीं कहलाएगा? जन्मजात नहीं होनी चाहिए, यही चीज़ है। प्रारंभ में अर्थात ऋग्वेदी काल में समाज का वर्गीकरण किस आधार पर होता था? देखिए हाँ, यहाँ क्वेश्चन आ गया, जो चीज़ है वही चीज़, जो मैं चर्चा कर रहा हूँ वही चीज़ आ गई यहाँ पर। उस समय समाज का वर्गीकरण किस रूप में होता था? व्यवसाय के आधार पर। जो व्यवसाय कर रहा है, अगर मंत्र उच्चारण कर रहा है और वो किसी भी माँ पिता से जन्म लिया हो, शूद्र से ही क्यों न लिया हो, तो वो ब्राह्मण कहलाएगा। लेकिन आज क्या हो गया, कालांतर में अर्थात उत्तर वैदिक काल में समाज का वर्गीकरण किस आधार पर होने लगा? ये जन्म के आधार पर। देखिए 1500 से जो ऋग्वेदिक काल समय है, 1500 से 1000 ईस्वी पूर्व है। इस समय जो था वो बच्चा जो जन्म ले रहा है, वो जन्म ले रहा है तो किस आधार पर? व्यवसाय, उसका क्या काम करता है। अगर ताकतवर है तो उसको कर दीजिए क्षत्रिय, अगर वो जानकार है पर मंत्र उच्चारण कर लेता है, बच्चों को पढ़ा सकता है, तो वो हो गया ब्राह्मण, और अगर खेती गृहस्थी है तो बिजनेस कर लेता है तो वो हो गया शूद्र, वैश्य। और जो एकदम निचला स्तर में, जैसे चप्पल बनाना, जूता साफ करना, पॉलिश करना, या तो नाली साफ कर देना, बाथरूम साफ करना, ये सब जानकारी उसको है तो उसको कर दीजिए शूद्र में। चाहे किसी भी कहीं से भी बच्चा जन्म लिया हो। लेकिन कालांतर में क्या हुआ, ये जन्म के आधार पर हो गया। अगर बच्चा ब्राह्मण का है और वो कुछ नहीं जानता है, वो मूर्ख है, तो फिर भी उसको हम ब्राह्मण कहते हैं। अगर बच्चा क्षत्रिय का है और वो बिल्कुल डरने वाला है, एक चिड़िया को भी नहीं मार सकता, किसी से लड़ भी नहीं सकता, तो फिर भी उसको क्षत्रिय कहने लगते हैं, ये गलत है। और अगर यदि शूद्र में बच्चा कोई है और वो बच्चा अगर इंजीनियर, डॉक्टर, बड़े बड़े विद्वान जैसे भीमराव अम्बेडकर साहब हुए, ऐसे ऐसे बच्चे अगर पैदा होते हैं उसको भी शूद्र कहते हैं, ये गलत है। इसीलिए जो जिस का लायक है वो कहना चाहिए, जन्म के आधार पर नहीं होना चाहिए। आइए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं साथियों। बहुत अच्छा ये सवाल है। देखिए वैदिक काल में आय का कितना भाग कर के रूप में लिया जाता था? 1/16। अगर मान लीजिए 100 रुपये आप कमाए, 1/16 में 96, 6 रुपया कुछ पैसा आपको देना पड़ता कर्ज, ये टैक्स के रूप में। टैक्स के रूप में 1/16 भाग था। वैदिक काल में लेन देन तथा व्यापार की कौन सी प्रणाली प्रचलित थी? वस्तु विनिमय। उसमें जो है सो, आप मेरे पास आलू 5 किलो है, आपके पास चावल 5 किलो है, तो उसमें हम लोग 5-5 किलो आलू चावल बांट करते थे, विनिमय कर लेते थे कि भैया आप 5 किलो आलू दे दीजिए, ले लीजिए, 5 किलो चावल, आपको भी आलू जरूरत है, मुझे भी चावल की जरूरत है, ये होता था वस्तु विनिमय। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, वो वस्तु का वैल्यू अलग अलग होता था, इसीलिए अब धीरे धीरे मुद्रा की प्रचलन हुआ। और अभी हम लोग क्या है कि रुपये में सब कुछ बदलते हैं, आलू जो भाव में वो बेच ले, फिर चावल जो भाव में वो खरीद ले, यही होता है अब। तो उसमें वस्तु विनिमय था। वैदिक काल में शिक्षा कहाँ दी जाती थी? गुरुकुल में। गुरुकुल किसे कहते थे? जंगल में, कोई साफ सुथरे जगह पर, जहाँ सिर्फ शिक्षक होते थे, वो घर से दूर होता था, जहाँ गुरुदेव होते थे, और बच्चे सब जा करके और पेड़ के नीचे बैठ करके स्वच्छ वातावरण में शिक्षण लेते थे, ये चीज़ होता था। लेकिन आज क्या है कि बच्चे आज चकाचौंध की ज़िंदगी में चल रहे हैं, बहुत कुछ बदलाव आ गया है, स्कूल में वेराइटीज आ गई है, बहुत पैसा खर्च होता है ना, तो ये सब चीज़ बदल गया है। उस समय ऐसी कोई बात नहीं। ऋग्वेदिक काल में आर्यों की सर्वाधिक प्रिय देवता कौन था? इंद्र।
इंद्र थे उसमें देवता। कालांतर में अर्थात उत्तर वैदिक काल में आर्यों के सर्वाधिक प्रिय देवता बन गए थे प्रजापति। प्रजापति में तो शिव को कहा जाता है शायद। तो ये कालांतर में समय के साथ जिस प्रकार से जन्म के आधार पर सब कुछ होने लगा, उसी प्रकार से यहाँ उत्तर वैदिक आर्यों के सर्वाधिक प्रिय देवता कौन हो गए? प्रजापति। उत्तर वैदिक कालीन धार्मिक क्रियाओं में मुख्य कार्य क्या था? यज्ञ। उत्तर वैदिक कालीन धार्मिक क्रियाओं में मुख्य कार्य क्या था? यज्ञ था। उसमें आगे अगर कोई कर दिया, यज्ञ अगर कोई कर रहा है, इसलिए देखते हैं आज भी कहीं पे कुछ होता है यज्ञ वगैरह, तो वहाँ पे ज्यादा अग्नि कुंड में है ना धूप वगैरह जो है सो स्वाहा स्वाहा करना, ये सब जो है सो पवित्र माना जाता है। तो उसमें भी था ये चीज। ऋग्वेद में किस नदी को सबसे पवित्र माना था? सरस्वती को। सरस्वती को सबसे पवित्र माना गया है, उसमें गंगा को नहीं, उसमें सरस्वती को माना गया है। वैदिक काल में ऋण देकर ब्याह लेने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता था? वेकनॉट कहा जाता था उस समय। वैदिक काल में ऋण देकर ब्याह लेने वाले व्यक्ति से, मान ली किसी को 10,000 रुपया आप दिए, रवि क्या है 10,000 रुपया दिए, तो 300 रुपया अगर महीना आप ले रहे हैं तो आप वेकनॉट हो गए। उस समय के आधार पर आप वेकनॉट हो गए। वैदिक काल में राजनीतिक शक्ति बढ़ाने हेतु किया जाने वाला यज्ञ था यज्ञ। यज्ञ भगवान श्री राम भी इस यज्ञ को किए थे। राजनीतिक शक्ति आपको बढ़ाना है, उस घोड़े को छोड़ दीजिए, उसमें लिख दीजिए कि अगर तुम घोड़ा पकड़ते हो तो हमसे युद्ध करना होगा। वैसी स्थिति में ये जो है सो आपकी ताकत को का प्रसार होगा कि नहीं, ये ताकतवर है, ये युद्ध करने के लिए तैयार है। अगर कोई युद्ध करने के लिए चैलेंज स्वीकार करता है तो फिर वहाँ युद्ध होता है, और जो जीतता है वो उसी की साम्राज्य और विस्तार होता था, वो यही होता था उसमें, इसीलिए उसको कहा जाता था यज्ञ यज्ञ। वैदिक काल में शौर्य प्रदर्शन व मनोरंजनात्मक है ना किया जाने वाला यज्ञ था वाजपेयी यज्ञ। मनोरंजन के लिए जो किया जाना यज्ञ था, या तो शौर्य प्रदर्शन का जो किया जाना यज्ञ था, उसको कहा जाता था वाजपेयी यज्ञ। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व महाजनपदों की कुल संख्या कितनी थी? 16। महाजनपद मतलब जिला, जनपद मतलब जिला होता है। उत्तर प्रदेश में आज भी जिला ही लिखा, जिला को जनपद ही लिखा जाता है। तो महाजनपद मैंने वो जिला से और विशाल एरिया कितना था? 6ठी शताब्दी ईस्वी के पूर्व, 6ठी शताब्दी ईस्वी के पूर्व कुल संख्या कितनी थी महाजनपदों की? 16 संख्या थी। किस ग्रंथ में ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी के 16 महाजनपदों का उल्लेख है? इसमें जो है सो ये देखिए अंगुत्तर निकाय में जो है सो 16 महाजनपद का उल्लेख है। मतलब एक जब से हुआ, मैंने 1 तारीख 1 महीना और 1 साल पहली शताब्दी जो आने लगा है ना, पहला जो डेट पड़ा उससे पूर्व 6ठी शताब्दी वहाँ जा करके, मतलब जो है सो अंगुत्तर निकाय में लिखा हुआ है कि 16 महाजनपद का उल्लेख है उसमें। आइए अगला सवाल है साथियों, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए मगध के किस प्राचीन ज्ञात राजवंश का नाम, मगध के सबसे प्राचीन ज्ञात राजवंश का नाम क्या था? बृहद्रथ उसका नाम था। क्या नाम था? है ना मगध। अब आते हैं मगध पर। मगध हमारा जो है सो सबसे पहला जो सिंधु घाटी सभ्यता या तो और कुछ जो सभ्यता हुई, उसके बाद हम आ जाते हैं कि भारत का जो सबसे बड़ा साम्राज्य था वो क्या था? मगध का साम्राज्य। मगध मतलब ये पाटलिपुत्रा एरिया में, बिहार में ही है ना। मगध में सर्वप्रथम किसने स्वतंत्र राज्य की स्थापना की? बृहद्रथ ने जो है सो स्वतंत्र राज्य की स्थापना की थी। महाभारत कालीन जरासंध किसका पुत्र था? बृहद्रथ का। महाभारत कालीन जो जरासंध है, जो युद्ध में मारा गया था जरासंध, वो क्या है? वो बृहद्रथ का पुत्र था। हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? बिंबिसार। हर्यक वंश का संस्थापक बिंदुसार अलग है, अब बिंबिसार अलग है। बिंदुसार हम लोग चलेंगे गुप्त साम्राज्य में, लेकिन यहाँ पे हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? बिंबिसार। यहीं से शुरुआत हो जाती है हमारी जो साम्राज्य वो। बिंबिसार मगध की गद्दी पर कब बैठा? 545 ईस्वी पूर्व। 545 ईस्वी पूर्व मैंने 6ठी शताब्दी में, 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व 6ठी शताब्दी में बिंबिसार मगध की गद्दी पर बैठ जाता है। बिंबिसार मगध की गद्दी पर बैठ जाता है। बिंबिसार ने किस नगर का निर्माण कर उसे अपनी राजधानी बनाया? राजगिरी जिसको हम अभी क्या कहते हैं? राजगिरी भी कहते हैं, उसे राजगीर भी कहते हैं। आज तो हम लोग राजगीर इसका नाम बदल दिए हैं, राजगीर। आज तो करने लगे राजगीर, लेकिन रियल में क्या है? राजगिरी, मतलब राजा का गिरी, राजगिरी है ना। इसका निर्माण करवा करके इसमें जो है सो अपना राजधानी बना लिया। बिंबिसार ने किस नगर का निर्माण करा के अपनी राजधानी बनाई? राजगिरी का निर्माण कराया और नगर बना लिया। राजगिरी बहुत सुरक्षित जगह था, पहाड़ियों से घिरा हुआ जगह, आज भी देखी जा सके। और उसमें पटना के बगल में उधर गंगा थी, गंगा पार से उधर से लोग नहीं आ पाते थे, कोई युद्ध नहीं कर पाता था, इधर से पहाड़ी से घिरा हुआ था। और पहाड़ी पर तंबू लगा करके अपने सैनिक को रखते थे, दूर से कोई आक्रमण करने वाला वो भी देख लेते थे, इसलिए बहुत सुरक्षित जगह था। इसलिए राजधानी बना करके यहाँ पे अपनी राजा सुरक्षित रहते थे। बिंबिसार की पहली और प्रधान पत्नी कौशल्या देवी किस कौशल नरेश की बहन थी? ये प्रसेनजीत की बहन थी। किस कौशल नरेश की बहन थी? प्रसेनजीत की बहन थी। चलिए अंतिम सवाल है साथियों, बिंबिसार किस धर्म का अनुयायी था? ये बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। भगवान बुद्ध के चरण में जाकर के इन्होंने दीक्षा प्राप्त की, अर्थात बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। चलिए
बहुत बहुत धन्यवाद साथियों पूरा वीडियो देखने के लिए। और हमारे जो बच्चे भी देख रहे हैं, जो कि शाम में ग्रुप डिस्कशन में शामिल होंगे, वो पूरी तरह से इसे तैयार कर लें और हम लोग पूरा शामिल होते हैं। जो क्यूज हम करेंगे उस क्यूज में ये आज यही क्वेश्चन फोकस रहेगा। तो चलिए नए वीडियो के साथ मिलते हैं साथियों। ये सवाल जो है क्षमता परीक्षा पार्ट 2 या तो और अन्य एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, इसलिए सभी देखिए और मस्ती से रहिए। रोड पार करते समय अपने आगे पीछे ग्लास को देख करके और रुकिए, ठहरिए और देखिए दोनों तरफ, उसके बाद पार कीजिए, क्योंकि खतरा हमेशा है और बहुत ज़्यादा खतरे आज हो रहे हैं। इसलिए हम सुरक्षित रहें, अच्छी तरह से गाड़ी चलाएं, यही हम कामना करते हैं। चलिए नई वीडियो के साथ पुनः मिलते हैं साथियों। जय हिंद साथियों, जय भारत।